गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है मेरे भाई। और देखो एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। हाँ, ये क्लास है देखो मेरे भाई शाम को डल रही है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसलिए मतलब तुम्हें शाम को डल रही है। और हाँ, आज है तुम्हारे हैप्पी करवा चौथ, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ, है ना? हाँ सभी को हैप्पी करवा चौथ, जिनके नहीं है उनको भी, जिनको है उनको भी। ठीक है मेरे भाई। चलो, आज मैंने तुम्हें बताया था मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा फास्ट स्पीड से जो जो चीजें मैंने कराई है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे मेरे भाई, उसके बाद में अपन चैप्टर पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मतलब हमारे पुरुष मतलब नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे। और नर जनन तंत्र के भाग देख लिए थे अपन ने। अब उसके बाद में अपन ने देखो क्या क्या देख लिया था। हमने क्या क्या देख लिया था मेरे भाई, हमने वृषण पढ़ लिया था, वृषण कोष पढ़ लिया था, शुक्राशय पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? शुक्रवाहिनी। ये चार चीजें पढ़ ली थी अपन ने। आज हम जो पढ़ेंगे प्रोटेस्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब पौरुष ग्रंथि पढ़ेंगे। उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? और उसके अलावा हम पढ़ेंगे मतलब क्या था? शुक्राणु था। शुक्राणु के अलावा और क्या है बताओ? शुक्राणु हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गई। चलो आने दो दिमाग में, जब देखते हैं। ठीक है, 8 थे, दो दो तो ये हो गई। एक अपने पास क्या था मेरे भाई, दिमाग से निकल रहा है। प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गई। हाँ, शिश्न पढ़ेंगे, शिश्न पढ़ेंगे, शिश्न पढ़ेंगे, शुक्राणु पढ़ेंगे, और उसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोटेस्ट ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक चीज और रह रही है, दिमाग में आएगी जब मैं बताता हूं। चलो अब उससे पहले मैं एक बार क्या है रिवाइज करा देता हूं सारी चीजें। ठीक है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, चलो आ जाओ। स्पीड से बोलूंगा मेरे भाई, सभी ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? चलो देखो, चैप्टर नंबर 7 था हमारे पास, जीव जनन कैसे करते हैं। भाई जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हमको बात मतलब सीखना था। तो जनन के बारे में बताया मैंने भाई, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, कोई भी सजीव जो है अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, एक प्रक्रिया काम में लेता है, और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन पृथ्वी पर क्यों आवश्यक है? जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। डीएनए क्या होता है मेरे भाई? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या करता है मेरे भाई? इसमें जानकारी एनकोडेड होती है, मतलब जो भी मतलब अगली पीढ़ी आएगी उसमें किस तरीके से मतलब उनका वंश चलेगा, किस तरीके से मतलब उनके शरीर होगा, कैसे उनकी संरचना होगी, कैसे उनकी आकृति होगी, कितने साल तक जिएंगे, कैसे उनको काम करना है। ठीक है, जो भी पूरे जीवन चलाने की जो जानकारी है वो इसमें कोडेड होती है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। जैसे कंप्यूटर में क्या होती है, पेन ड्राइव होती है, वैसे ही डीएनए कहां पे होता है? हमारी बॉडी में होता है। और ये क्या करता है कि अगली जो पीढ़ी आ रही है, जो पीढ़ियां हैं, जो भी संतति है, उसके बारे में बताता है कि किस तरीके से मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीवन है वो चलेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं मेरे भाई। डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति का मतलब है कि एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। दो डीएनए का मतलब है दो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं सूत्री विभाजन। आगे देखेंगे अपने डीएनए की प्रतिकृति में जनन का महत्व क्यों आवश्यक है मेरे भाई? ये विभिन्नता लाने के लिए आवश्यक है। जो विभिन्नता हो रही है प्रकृति में, ठीक है, जो भी प्रकृति में अपने मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता आ जाए, इसलिए क्या होता है? डीएनए में प्रतिकृति आवश्यक है। ठीक है ना मेरे भाई? और ये परिवर्तनशीलता में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्या क्या है? तो एक तो क्या है, इसकी शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए उत्तरदायी है, जैव विकास के लिए उत्तरदायी है, और कुछ परिवर्तन होता है तो वो किसके लिए मेरे भाई? परिवर्तनशीलता में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। जीवों में विभिन्नता आती कैसे है मेरे भाई? तो ये देखो सारी चीजें मैंने बताई थी। जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है, इसके साथ साथ दूसरी नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग अलग होती है तो उसमें क्या होता है, एक ही कोशिका क्या होती है मेरे भाई? विभाजित हो जाती है और दो कोशिकाएं बनाती है। और ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसी होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान विभिन्नता आ जाती है। यही जीवों में क्या होता है? विभिन्नता का कारण होता है। इसके बाद में देखेंगे अपन कि जीवों में विभिन्नताओं का महत्व क्या है। तो मेरे भाई एक तो क्या है, जीवों की समष्टि परितंत्र में क्या करती है? स्थान ग्रहण करती है विभिन्नताओं के कारण। दूसरा, विभिन्नताएं जो है समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विभिन्नताएं जो है परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, क्योंकि जब तक जीवों में मतलब जो संतति है उनमें विभिन्नताएं नहीं होंगी तो हम कह ही नहीं सकते कि जीवों में क्या हुआ है? विकास हुआ है। जीवों में जनन की विधियां बात करें, जीवों में जनन की दो विधि होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, क्या लेता है? एक ही जीव भाग लेता है। और ध्यान से समझेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, एक ही जीव भाग लेता है और क्या करता है? नई संतति को उत्पन्न करता है। इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट डाल के लिखवाया था मैंने कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वो अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। अलैंगिक जनन के प्रकार मैंने बताया, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन मतलब जिसको हम पुनर्जनन बोलते हैं, मुकुलन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। देखो एक एक के बारे में मैंने बात की थी। विखंडन में क्या होगा? विखंडन में क्या होता है, कोई भी मतलब जनन की ऐसी अलैंगिक प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करती है? एक कोष की जीवों में होती है। ध्यान से समझ लेंगे पहले तो, जो विखंडन होती है एक कोष की जीवों में होती है, और खंडन जो होती है वो बहुकोशिकीय में होती है। तो विखंडन क्या होगी? एक कोष की जीवों में, जिसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं में
दो कोशिकाओं में, दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। विखंडन के दो प्रकार मेरे भाई, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, दो खंडों में, मतलब द्विखंड का मतलब, द्वि का मतलब दो। इस विधि में क्या होगा, जो भी मतलब जीव की कोशिका है वो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। दो बराबर भागों में बट जाएगी तो इसको बोलेंगे हम क्या, द्विखंडन। ध्यान से समझ लेंगे कि अमीबा में जो द्विखंडन होता है वो किसी भी तल से हो सकता है, मतलब ऐसे कट सकता है, इस तरीके से हो सकता है, कैसे भी विभाजन हो सकता है। लेकिन लिस्मेनिया में क्या होता है, एक ही तल से होता है मेरे भाई। बहुखंडन की बात करें, इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा में, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम कैसे होगा कि यहाँ से एक से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। इसके बाद में मैंने मलेरिया के बारे में बताया कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ये गंध मतलब दूसरा क्या करता है, जैसे ही अपन को काटता है, इसके काटने से जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो मलेरिया का परजीवी है, परजीवी मतलब वाहक है, मतलब यहां से समझेंगे मेरे भाई, है ना। प्लाज्मोडियम परजीवी जो कि क्या है, मलेरिया का वाहक है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और क्या कर लेता है मेरे भाई, कोशिका विभाजन कर लेता है। और कोशिका विभाजन करके क्या बनाते है, मतलब बहुत सारे क्या बना लेता है मेरे भाई, मतलब जो ये अपने पास क्या प्लाज्मोडियम है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्या कर लेता है, वो बना लेता है। जैसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेता है, हमारे शरीर को क्या कर देता है, बीमार कर देते हैं। और इसके व्यक्ति से मतलब आदमी को क्या क्या हो जाता है, कपकपी लगना उससे स्टार्ट हो जाती है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, पसीना आ जाता है, शरीर में टूटन आ जाती है, जी मचलाने लग जाता है, उल्टी जैसी हालत भी हो जाती है। खंडन में देखें तो जनन की ऐसी मतलब इसमें क्या करता है, पहली बात तो बहुकोशिकीय जीवों में होती है और इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे खंडों में टुकड़े, मतलब बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइर जिसमें एक जीव था, इसके तीन बता दिए। पुनरुद्भव का मतलब पुनर्जनन, पुनर्जनन जनन की अलैंगिक विधि है। इस विधि में, इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है, कहीं से भी काट दो, तो वो जो कटा हुआ हिस्सा है वही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पूर्ण रूप से पहले की तरह क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर क्या करता है, पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्जनन कहलाती है। इस तरीके से मैंने तीनों को करके दिखाया था। आगे देखेंगे मेरे भाई। मुकुलन की बात करी तो मुकुलन का क्या अर्थ होता है, मुकुलन का अर्थ होता है मेरे भाई छोटा पौधा या उभार। इसमें क्या होता है, जैसे ही मतलब कोई भी पौधा है उसमें क्या आता है, मुकुल आता है, उभार आता है। उभार आने के बाद में वो बाहर निकलने लगता है और इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरा विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित होने के बाद में अपने हिस्से को क्या कर लेता है, इससे अलग हट जाता है और इस तरीके से हमारे पास एक जीव से दो जीव हो जाते हैं। मुकुल की बात करें तो मुकुल क्या होता है, मुकुल का मतलब होता है जीवों में जो कोशिकाएं उनके नियमित विभाजन के कारण शरीर पर क्या हो जाता है, एक स्थान पर उभार बन जाता है और उन उभारों को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। अच्छा, बीजाणु समासंग क्या है, बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी मतलब भित्ति में सैकड़ों जनन निकाय पैदा करते हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु पेटी फट जाती है। बीजाणु पेटी फटने पर क्या होते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी के माध्यम से क्या हो जाते हैं मेरे भाई, बिखर जाते हैं, मतलब इनके ऊपर बिखर जाते हैं और वहीं पे उग जाते हैं एवं नए पौधों को जन्म दे देते हैं। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। दोनों प्रकार के जीवों में होता है, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो। उदाहरण के लिए राइजोपस देख सकते हैं, म्यूकर देख सकते हैं आदि, ठीक है। आगे देखो राइजोपस होता क्या है, राइजोपस जो ब्रेड है, राइजोपस है ब्रेड, सड़ी हुई सब्जी, फल आदि पर उगने वाली काली कवक है। काली कवक का मतलब काली की फफूंद है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बीजाणु समासंग समझाया मैंने। इस तरीके से बीजाणु पेटी फटी, बीजाणु उड़ने लग गए, ठीक है। आ जाओ, बीजाणुओं की विशेषता क्या है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो तो इनकी मोटी भित्ति इन पहले बीजाणु की रक्षा करती है। जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, इन नम सतह के संपर्क में आने पर वहीं पर वृद्धि करने लग जाते हैं और नए जीवों को जन्म दे देते हैं। इसके बाद में देखा हमने कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या है मेरे भाई, देखो इस प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है, ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। आगे देखेंगे कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधों को मतलब उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अलैंगिक मतलब कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना और पत्ते, ठीक है। अब देखो जड़, तने, पत्ती में क्या होता है, अब एक बार पहली बात तो इनमें कि भाई जड़, तने, पत्ती आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहा जाता है। उदाहरण हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, केला आदि में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है मेरे भाई, एक तो क्या है, जैसे बहुत सारे पौधे थे जिनमें बीज नहीं होता, तो उनमें क्या होता है, उनको किसके द्वारा उगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अच्छा, दूसरी बात क्या है मेरे भाई, दूसरी बात क्या है, देखो ये क्या करते हैं, एक तो कम समय में क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, इनमें कम समय में उग जाते हैं और कम समय में इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, फल फूल आदि आने लग जाते हैं। पौधों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, जैसे मतलब फलों का कम होना, छोटे, इसमें मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, जैसा उगाया वैसा ही उगता है, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, एक तो सस्ता तरीका है और आसान तरीका है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो मेरे भाई कायिक प्रवर्धन के प्रकार की बात की हमने। कायिक प्रवर्धन का प्रकार क्या था मेरे भाई, कि प्राकृतिक विधि द्वारा तो कैसे होगा, जड़, तना और पत्ती द्वारा होगा। तो जड़ द्वारा तो किसमें होता है, गाजर और शकरकंदी में, तना द्वारा आलू और अदरक में, पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म या
पत्थर चट्टा के पौधे में। ठीक है, यहां से प्रश्न जो पूछेगा एबेसेदा वाला पूछेगा कि भाई कायिक प्रवर्धन निम्न में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो कलम या रोपण विधि। अब ये कृत्रिम विधि आ गई। कलम या रोपण विधि में क्या करते हैं अपन, छोटे हिस्से को काट देते हैं, काट के उसको लगा देते हैं, गाड़ देते हैं, और उसी से क्या होने लग जाता है मेरे भाई, नया पौधा उग जाता है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पौधा है, इसके ऊपर एक अंकुर आया, इस अंकुर को हटाया और बो दिया, और इसकी वजह से क्या होने लग गया, पौधा अगर उग गया तो उसको बोलते हैं कलम या रोपण विधि। लेयरिंग में क्या होता है मेरे भाई, जो जनक पौधे होते हैं उनकी शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि शाखा का एक हिस्सा तो मिट्टी के बाहर और एक हिस्सा मिट्टी के अंदर रह जाता है। मिट्टी के अंदर जो रहता है उसमें जड़ें उग जाती हैं, उसको जड़ों को हटाकर वहां से जो मतलब पौधा है, जो जड़ें उगी हैं, जो शाखाएं बन जाती है बहुत सारी, उनमें से एक शाखा को हटाकर लगा दिया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, चमेली आदि। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, दो पौधे होते हैं, दो पौधों में एक मतलब एक पौधे का मतलब जड़ से जड़ के नीचे मतलब जड़ वाला भाग लिया जाता है, एक में बिना जड़ वाला भाग लिया जाता है। दोनों पौधों को तिरछा या मतलब इस तरीके से काट के कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए अच्छे तरीके से, उस तरीके से रखा जाता है। उसके बाद में हम कपड़े से लपेट देते हैं, कपड़े से लपेटने के बाद में हम पीवीसी की क्या कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, ताकि उनमें कोई संक्रमण ना हो। इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने समझा दिया था तुम्हें। अब लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन जिसमें क्या होते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। निषेचन ध्यान से समझेंगे, लैंगिक जनन में कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन। ठीक है, आगे देखो, ये दोनों याद रखेंगे मेरे भाई, अर्धसूत्री विभाजन किसमें, लैंगिक जनन में, और समसूत्री विभाजन किसमें, अलैंगिक जनन में। ठीक है, आ जाओ, निषेचन, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक क्या होता है, गतिशील जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। लैंगिक जनन के लाभ क्या है मेरे भाई, एक तो क्या होता है, जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है, मतलब नए वर्ण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, यह नई जातियों को नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या है, इस जनन के द्वारा जो उत्पन्न जीव है उनमें काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन जो है संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा अलैंगिक असमानता वाले जीव से आय युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। मतलब दो अलग अलग जीव होते हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं मेरे भाई, अलग अलग जीव होते हैं ना, अलग अलग जीवों के अलग अलग गुण होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग युग्मक बनाते हैं। ठीक है ना, आ जाओ, मतलब जो युग्मक होगा वो दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन होगा, जो अलग अलग जीव आए हैं। ठीक है, आगे देखो, नोट देखेंगे मेरे भाई, इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होती है, समान होती है। लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में, पौधों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन की बात करी तो मेरे भाई इसमें क्या होता है कि जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं, मतलब पौधों में लैंगिक जनन का मतलब है मेरे भाई कि इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी जो जनक कोशिकाएं हैं, ठीक है, युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग कर नए पौधों को जन्म देने की प्रक्रिया पौधों में लैंगिक जनन कहलाता है। पादपों में भी नर व मादा भाग पाए जाते हैं। पौधों के जनन अंग पुष्पों फलों के अंदर बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प का नर अंग तो क्या कहलाता है, पुंकेसर, और मादा अंग क्या कहलाता है, स्त्रीकेसर। पुष्पी मतलब जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें जन्नांग कौन कौन से होते हैं, तो मादा जन्नांग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नर जन्नांग को बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर में होते हैं परागकण, परागकोश और तंतु। ठीक है, आ जाओ आगे देखेंगे मेरे भाई, इसमें देखो पुष्प दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी में क्या होगा, या तो मतलब जो भी है, मतलब जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई सा भी एक भाग उपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे एक लिंगी, और अगर दोनों है तो उसको बोलेंगे उभयलिंगी। ठीक है, किस किस में देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। एक लिंगी पुष्प में किस किस में होता है तो ध्यान से समझ लेंगे, पपीता, तरबूज आदि में। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प में गुड़हल, सरसों आदि। पुंकेसर की बात करें तो यह नरजन्नांग है मेरे भाई। कैसा है, नरजन्नांग। पुंकेसर क्या बोलते हैं, नरजन्नांग। परागकोश तंतुओं से मिलकर बना होता है, यह परागकणों को बनाता है। परागकोश क्या होता है, जिसमें परागकण संचय होते हैं। परागकण क्या होते हैं, पौधों में नर युग्मक है जो सामान्यतः पीले रंग का पाउडर जैसा चिकना पदार्थ होता है। स्त्रीकेसर क्या होता है, मादा जन्नांग जो होता है, जो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, अच्छा क्या क्या आता है, वर्तिकाग्र आता है, पुष्प का वह मादा भाग है जहां पर परागण की क्रिया होती है उसको, और ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है, क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। वर्तिका क्या होता है, इसको पराग नली भी कहा जाता है, यह नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाता है। अच्छा तीसरी बात क्या आती है, अंडाशय का, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, पुष्प का एक प्रमुख मादा जन्नांग है जहां निषेचन या संलयन की क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये तुम्हें मैंने चित्र बताया था इस तरीके से, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। ठीक है ना, देखो ये वाला जो है ये अंडाशय है। चलो देखो मेरे भाई, ये क्या है, ये यहाँ पे अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। वर्तिका कौन सी है, ये नली वाली जो वर्तिका है, ये अंडाशय हो गई। ये स्त्रीकेसर का भाग हो गया। अगर पुंकेसर की बात करें तो देखो मेरे भाई, ये परागकोश हो गए। परागकोश में क्या होंगे, परागकोश में क्या होंगे, परागकण होंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब फिलामेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फिलामेंट। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं अपन क्या, पुंकेसर। तो परागकण, परागकण किसमें होंगे, परागकोश में होंगे। ठीक है, परागकण किसमें होंगे, परागकोश में, इसको बोलेंगे परागकोश, और इसमें जो होंगे वो परागकण होंगे। उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, जिसको हम फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं मेरे भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो बात करेंगे मेरे भाई, इसके बाद में जो हम बात करेंगे
देखो इसके बाद में मैंने बताया पुष्पों में जनन की प्रक्रिया कैसे चलती है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, परागण होता है, परिगित परागकण का वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का विकसित होता है, फिर भ्रूण निर्माण होता है, अंकुरन होता है, नए पौधे को जन्म दे दिया जाता है। उसके बाद में परागण परागकणों का परागकोश तक पहुंचना जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। दो प्रकार का, स्वपरागण परपरागण। स्वपरागण में क्या होगा, जिस पुष्प का परागकण है, जिस पुष्प का परागकण है वो क्या करेगा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, तो हम बोलेंगे स्वपरागण। अगर दूसरे पुष्प की, उसी जाति के, मतलब जैसे गुलाब का फूल है, इधर भी गुलाब का फूल है, तो इस वाले पौधे की, इस वाले पौधे के पराग कोश से पराग कणों का दूसरे पुष्प की, उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। परपरागण के कारक कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक तो भौतिक कारक होते हैं जो वायु तथा जल है, और जंतु कारक में कीट जंतु तथा ये है। अंकुरण क्या होता है, बीज में भावी पौधा है जो कि उपयुक्त समय आने पर क्या होता है, उपयुक्त परिस्थितियों में नई संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अच्छा, मानव में लैंगिक जनन की बात करें तो मानव में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं बहुत ही आवश्यक है, और इन जनन कोशिकाओं का मतलब इन जनन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल की निश्चित अवधि में होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भाग में क्या होते हैं, विशेष परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे शरीर में क्या होता है मेरे भाई, सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, वैसे वैसे जनन ऊतक जो होते हैं वो परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। किशोरावस्था की बात करें तो जीवन काल की अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। अच्छा, यौवनारंभ की बात करें तो किशोरावस्था की अवधि जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं, क्या कहलाता है, यौवनारंभ कहलाता है। यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना है, ठीक है। यौवनारंभ की शुरुआत क्या होता है, देखो मेरे भाई, यौवनारंभ की शुरुआत लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ निम्न परिवर्तनों के साथ शुरू होते हैं। लड़कों में क्या परिवर्तन देखेंगे हम, कि दाढ़ी मूछ आ गए हैं, आवाज में भारीपन आ गया है, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में क्या आने आ गए हैं मेरे भाई, बाल आने लग गए हैं, और त्वचा का तैलीय हो जाना, ठीक है। आगे आ जाओ, लड़कियों में परिवर्तन, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, आवाज में पतलापन आ जाता है, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना, रजोधर्म प्रारंभ होना तथा जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना, ये सब किसके हैं, ये यौवनारंभ की स्थिति को बताते हैं। नोट डाल के मैंने लिखवाया था कि लड़कियों में जो यौवनारंभ है वो 12 से 14 साल में होता है, जबकि लड़कों में 13 से 15 साल में होता है। द्वितीय के गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। बात करते हैं रजोधर्म या मासिक चक्र की, तो यौवनारंभ के समय रजोधर्म मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के आरंभ को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। 12 से 14 वर्ष की युवतियों में आरंभ होता है। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो गर्भ होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें क्या हो जाता है, मतलब ब्लड की मतलब क्या हो जाती है, ब्लड की मतलब कोटिंग हो जाती है, ब्लड की परत जम जाती है। जैसे ही मतलब अगर निषेचन नहीं हुआ और मतलब प्रत्येक माह क्या होता है, लड़कियों में अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है, जिसके कारण हमारे जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं उन पर क्या हो जाती है, मतलब एक परत जमा हो जाती है। जब अंडा जो है वो अगर निषेचन नहीं कर रहा तो ये क्या होता है, ये जो परत होती है ये टूट टूट करके आने लग जाती है, बाहर आने लग जाती है। इसी को हम रजोदर्शन बोलते हैं। रजोनिवृत्ति की बात करें, स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म या ऋतुस्राव या अन्य घटना चक्रों की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। इसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। लैंगिक परिवर्तन, किशोरावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता लाना है। ये परिवर्तन यौवनारंभ से शुरू होते हैं तथा 18 से 19 साल की आयु में ये प्रक्रिया लगभग क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हमने बात करा संवेदनाओं में परिवर्तन की, जो लड़का है लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। मानसिक और बौद्धिक और संवेदनाओं में परिवर्तन क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। किशोरावस्था में परिवर्तनों का कारण देखें तो मेरे भाई, किशोरावस्था में जो परिवर्तनों का कारण है वो लिंग हार्मोन के कारण है। लिंग हार्मोन क्या करते हैं, वे हार्मोन होते हैं मेरे भाई, देखो वे हार्मोन होते हैं जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नरलिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन। नरलिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन सा कहलाता है, नरलिंग हार्मोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में पूर्ण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। मादा लिंग हार्मोन की बात करेंगे तो मादाओं में जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी वो मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है मासिक चक्र को नियंत्रित करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, स्तन विकास और गर्भधारण में सहायक है, और रिलैक्सिन क्या करता है मेरे भाई, डिलीवरी में सहायक है, ठीक है। इसके बाद में नर जनन तंत्र पढ़ाया था। नर के शरीर के विभाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या कहलाता है, संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है, और जनन में भाग लेने वाले इनको क्या, अंगों को क्या बोलते हैं, जननांग कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शिश्न और शुक्राणु। ये 4 अपन ने पढ़ दिए थे, 4 अपन आज पढ़ेंगे। इस तरीके से मैंने चित्र बता दिए थे कि इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। इनके फंक्शन, इनके कार्य मैंने तुम्हें समझा दिए थे। आज हमने इनके बारे में लिखा था कल मेरे भाई इसमें, कि वृषण क्या होता है, नर जननांगों में वृषण प्रमुख अंग है, इनकी संख्या 2 होती है। ये शरीर के बाहर होते हैं। शुक्राणु का निर्माण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया
जाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, नर मतलब जो नर में लैंगिक परिवर्तन है उनके लिए उत्तरदायी है। और ये वृषणों को क्या बोला जाता है, लैंगिक अंग मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। वृषण कोष की बात की तो वृषण कोष वृषण में स्थित होते हैं और वृषण कोष क्या करते हैं, स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। और इनके टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो शरीर शुक्राणु निर्माण में जो शरीर से भी कम ताप की आवश्यकता होती है और वृषण को स्थिर रखने के लिए भी क्या करते हैं, स्थान प्रदान करते हैं। शुक्रवाहिनी वृषण में शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्राणु एक नली से होता है शुक्राशय तक जाता है, उसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। नर जनन तंत्र में शुक्राणु तथा मूत्र दोनों एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं। दूसरा देखा हमने कि पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, उसी में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। शुक्राशय क्या करता है, देखेंगे शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना है जो मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग के चारों ओर मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। यह शुक्राणुओं के संचित करता है तथा यह वीर्य का 60% भाग बनाता है। तो 60% भाग कौन बनाएगा, शुक्राशय। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करेगी, 30 से 40% वो बनाएगी, ठीक है ना। आ जाओ, वीर्य शुक्राणुओं के परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। अब आगे आ जाएंगे मेरे भाई, अब हम लिखेंगे प्रोटेस्ट या पौरुष ग्रंथि, ठीक है मेरे भाई। देखो 20 मिनट लगाकर मैंने तुम्हें पूरा पूरा रिवीजन करा दिया एक बार। आज हम पढ़ेंगे अब क्या, प्रोटेस्ट या पौरुष ग्रंथि। अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लिखेंगे यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लिखेंगे यह एक बाह्यस्राव ग्रंथि है, लिखेंगे मेरे भाई। अब बातें नहीं करेंगे और लिखेंगे। अब यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो कि, लिखेंगे यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो कि एक सफेद तरल पदार्थ का, जो कि एक सफेद तरल पदार्थ का स्राव करती है, ठीक है। किसका स्राव करती है, एक सफेद तरल पदार्थ का, ठीक है। आगे लिखेंगे यह वीर्य का 25 से 30% हिस्सा बनाती है, लिखेंगे यह वीर्य का 60% कौन बनाता है, शुक्राशय। तो लिखेंगे यह वीर्य का 25 से 30% हिस्सा बनाती है। क्या बनाती है, 25 से 30% हिस्सा किसका, वीर्य का, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखेंगे इसी में, आगे लिखेंगे छठा, छठा लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे छठे में, छठे में लिखेंगे मूत्र मार्ग, छठे में लिखेंगे मूत्र मार्ग, लिखेंगे मेरे मूत्र मार्ग के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मूत्र मार्ग के बारे में, यह एक पेशीय नलिका है, यह एक पेशीय नलिका है भाई। रिवीजन में संडे को और अच्छे से करा दूंगा एक एक चीज का, ठीक है ना। संडे को मैं एक एक चीज का रिवीजन फिर से एक बार करा दूंगा, ठीक है ना। लिखेंगे यह एक पेशीय नलिका है जिससे मूत्र व शुक्राणु क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, लिखेंगे यह एक पेशीय नलिका है जिससे मूत्र तथा शुक्राणु, से मूत्र तथा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ठीक है।
मैंने एक ही चीज बताई तुम्हें कि जो पुरुष होगा ना उसमें ये दोनों चीजें एक ही होती है, मतलब कि शुक्राणु भी एक ही नली से बाहर निकलेंगे और मूत्र भी एक ही नली से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जबकि महिलाओं में जो मादा जननांग होगा उसमें अलग अलग होता है, ठीक है ना, अंडाणुओं के लिए अलग होता है, ठीक है, और मूत्र के लिए अलग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में लिखेंगे सातवां, लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, सातवां लिखेंगे शिश्न। क्या लिखेंगे मेरे भाई? शिश्न के बारे में लिखेंगे, लिखेंगे शिश्न। सातवां लिखेंगे शिश्न मेरे भाई, सातवां लिखेंगे शिश्न, लिखेंगे शिश्न में शिश्न में लिखेंगे यह एक बेलनाकार अंग है, यह एक बेलनाकार अंग है, यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, वृषण कोश के बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है? वृषण कोश के बीच स्थित होते हैं, ठीक है, लिखेंगे। अब ये काम क्या करता है? तो इसमें लिखेंगे इसका मुख्य कार्य है, का मुख्य कार्य है शुक्राणु को का मुख्य कार्य है शुक्राणु को का मुख्य कार्य है क्या है मेरे भाई? शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना, लिखेंगे का मुख्य कार्य है शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है, ठीक है, मादा जननांग तक पहुंचाना है। ये हो गया मेरे भाई किसका काम? शिश्न का। अच्छा अब देख लो, देखो ये होता है मेरे भाई पूरा का पूरा शिश्न। क्या होता है? शिश्न बोलते हैं इसको, दिख रहा है सभी को? ये है शिश्न, क्या नहीं दिख रहा? देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शिश्न बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं मेरे भाई शिश्न, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा है देखो, ठीक है, ये होता है शिश्न, और ये जो आगे का होता है हिस्सा, आगे का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड बोलते हैं। चलो आगे देखेंगे। देखो इसमें क्या है मेरे भाई? ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषणकोश को क्या करता है मेरे भाई? वृषणकोश के बीच में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है, ठीक है मेरे भाई। अब लिखेंगे आठवां शुक्राणु, अब लिखेंगे शुक्राणु, लिखेंगे अब शुक्राणु। शुक्राणु क्या होती है? एक बहुत सूक्ष्म संरचना होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं मेरे भाई? जिसमें क्या होते हैं? जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो लिखेंगे मेरे भाई इसमें आगे आठवां लिखेंगे, और आठवें में लिखेंगे आठवें में लिखेंगे मेरे भाई, यहां लिखेंगे 8 नंबर, और आठवें में लिखेंगे आठवें में लिखेंगे मेरे भाई शुक्राणु। और इसमें लिखेंगे शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं। शुक्राणु क्या है मेरे भाई? सूक्ष्म संरचनाएं हैं।
शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं संरचनाएं हैं क्या है? शुक्राणु क्या है मेरे भाई? सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनमें लिखेंगे जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, लिखेंगे जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं इसमें? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। शुक्राणु एक शुक्राणु जो है सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तथा लिखेंगे इसमें और क्या होता है इसमें? तथा एक लंबी पूंछ होती है, इसमें लिखेंगे तथा एक लंबी पूंछ भी होती है, लंबी पूंछ होती है तथा एक लंबी पूंछ लंबी पूंछ होती है, लंबी पूंछ होती है होती है जो क्या करती है? जो मादा की जो जनन कोशिका है उसकी तरफ तैरने में क्या करती है? सहायता। तो लिखेंगे उन्हें जो उन्हें मादा जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। तैरने में क्या करती है मेरी भाई? सहायता करती है। सहायता करती है मेरे भाई, ठीक है। इनमें क्या होता है मेरे भाई? सूक्ष्म संरचनाएं हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं इनमें, ठीक है। एक लंबी पूंछ होती है जो क्या करती है? मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। चलो अब लिखिए आगे इसमें, आगे लिखे इसमें, बताओ आगे लिखे। अब इसका चित्र बना लेते हैं एक बार शुक्राणु का। किसका चित्र बनाएंगे? एक बार शुक्राणु का चित्र बनाएंगे। चलो बनाएंगे एक बार शुक्राणु का चित्र। चलो शुक्राणु का चित्र बनाते हैं। तैरने में सहायता करती है, ठीक है ना? तैरने में। चलो शुक्राणु का चित्र बनाएंगे। इसके लिए देखो एक तरीके से, इस तरीके से पहले एक बार बेलनाकार बना लेंगे, ठीक है। बेलनाकार बनाने के बाद में क्या करेंगे? एक आकार नहीं, इस तरीके से अंडाकार बना लेंगे एक बार, ठीक है ना? बनी नहीं रहा। चलो एक बार ट्राई करता हूं, बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है शुक्राणु, ठीक है मेरे भाई। चलो और सही से बना देता हूं लोग, ठीक है ना? इस तरीके से होता है शुक्राणु। नहीं दिख रहा क्या? नालायक हो ये लो। ठीक है, अब दिख रहा है शुक्राणु। चलो इसमें लिखेंगे, अब इसमें, ठीक है, इसको लिखेंगे। इसमें एक बार और बना लेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें, इस तरीके से लाइन से खींच लो, ठीक है ना? इस तरीके से।
बना लिया इस तरीके से, इस तरीके से चित्र बना लेंगे। आगे लिखेंगे इसमें, देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे ये होता है क्रोमोसोम। क्या होता है मेरे भाई? इसको बोलते हैं, जो भारी हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, तो बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अच्छा, और इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और सेंट्रोइड, ठीक है। तो देखो केंद्रक कहां होगा? बीच में होगा, तो यहां पे लिख देंगे इस तरीके से केंद्रक। क्या है मेरे भाई? केंद्रक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। सेंट्रोइड बोलेंगे। अच्छा, ये येलो वाला जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और जो ये बच्ची है, जो ये पूंछ बच्ची, इसको बोलते हैं एक्सिमल फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिमल फिलामेंट को बोलते हैं एक्सिमल फिलामेंट। एक्सिमल फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे शुक्राणु का चित्र। किसका हो गया? शुक्राणु का। यहां लिख लेंगे शुक्राणु। है, ये शुक्राणु का चित्र हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब देखो अपन ने नर जनन तंत्र का चित्र बना लिया था, अब लिखेंगे मादा जनन तंत्र। क्या लिखेंगे? मादा जनन तंत्र लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, इसी में लिखे क्या बताओ? हम्म, चलो अगले उसमें लिख लेंगे। शुक्राणु को और थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। चलो ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है सभी को। चलो, अब एक बार मैं इसको समझा देता हूं। देखो प्रोटेस्ट या मतलब जिसको प्रोटेस्ट ग्रंथि या पोरुस ग्रंथि बोलते हैं, यह क्या होता है? एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो कि क्या करती है? एक सफेद तरल का स्राव करती है जिसको हम वीर्य बोलते हैं। और ये वीर्य का कितना पदार्थ में 25 से 30% हिस्सा बनाती है। तो 50 से 60% कौन बना रहा था? कौन बना था? 60 से 70%। तुम बोलोगे गुरुजी शुक्राशय जो था वो वीर्य का कितना प्रतिशत बना रहा था मेरे भाई? 60% बना रहा था, लगभग 60% बना रहा था। 25 से 30% कौन बनाता है? प्रोटेस्ट या पोरुस ग्रंथि बनाती है, ठीक है। आ जाओ आगे देखेंगे मूत्र मार्ग। तो मेरे भाई एक पेशीय नलिका है जिससे मूत्र तथा शुक्राणु क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो तीसरी चीज जो मैंने बताई, एक मिनट मेरे भाई, ये मच्छर है ना भाई, ये मच्छरों ने पूरा सिस्टम खराब कर रहा है कि जहां जहां बैठते हैं वहीं पे डॉट बना देते हैं। चलो देखो, मूत्र मार्ग के बारे में बात की, यह एक पेशीय नलिका है मेरे भाई जिससे मूत्र तथा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। शिश्न की बात की तो एक बेलनाकार अंग है जो कि वृषण कोष के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है। अच्छा, उसके बाद में हमने शुक्राणु की बात की, तो शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखो यहाँ पे डीएनए, डीएनए मतलब क्रोमोसोम, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। जो ये एक्सिमल फिलामेंट जो बता रहे हैं इसको बोलते हैं पूंछ, ठीक है ना। ये इसका सिर हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई। अगर प्रश्न आ जाए कि शुक्राणु का चित्र बनाइए, तो शुक्राणु का इस तरीके से चित्र बनाना है, ठीक है। चलो मैं इसको दूर दूर कर देता हूं थोड़ा थोड़ा सा, अगर हो जाता है तो।
अभी कर दूंगा इसको मेरे, है ना। चलो चलो, अब दिख रहा है ना सही से ये, अब सही से दिख रहा है क्या बताओ। चलो अब मैं इसको एक बार कर देता हूं जल्दी जल्दी कंप्लीट। ठीक है, चलो अब दिख रहा है सभी को सारी चीजें। ठीक है, ये शुक्राणु का चित्र हो गया। ठीक है मेरे भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब डालेंगे मेरे भाई अगली हेडिंग डालेंगे, मादा जनन तंत्र। क्या डालेंगे, मादा जनन तंत्र डालेंगे मेरे भाई। चलो दिख रहा है सभी को। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है ना। चलो लिखेंगे मादा जनन तंत्र में लिखेंगे मेरे भाई, मादा जनन तंत्र में लिखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं भाई मैं। चलो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई मादा जनन तंत्र। लिखेंगे मादा जनन तंत्र। क्या है, मादा जनन तंत्र। अब देखो मादा जनन तंत्र में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या बताया था मैंने भाई, देखो जैसे नर जनन तंत्र में क्या लिखा था एक बार देखने दो। तो लिखेंगे मादा के शरीर के वे भाग, लिखेंगे इसी में, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे कि मादा के शरीर के वे भाग, लिखेंगे मादा के शरीर के वे भाग जो संयुक्त रूप से मादा के शरीर के वे भाग जो संयुक्त रूप से जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मादा के शरीर के वे भाग जो संयुक्त रूप से जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लिखेंगे मादा जनन तंत्र कहलाता है। क्या बोलेंगे, मादा जनन तंत्र कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। लिखेंगे मादा जनन तंत्र कहलाता है। लिखेंगे मादा जनन तंत्र कहलाता है।
मादा जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र कहलाता है। लिखेंगे मादा जनन तंत्र के प्रमुख जननांग है, लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे नीचे करके, मादा जनन तंत्र के प्रमुख जननांग हैं। अब कौन कौन से हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी कितने हैं मेरे भाई? यहाँ पे 5 है, लिखेंगे 5। कौन कौन से हैं लिखेंगे? जननांग हैं, लिखेंगे कौन कौन से, लिखे तो रहा है ना मेरे भाई सभी को। चलो यहाँ पे लिखेंगे पहला अंडाशय, पहला लिखेंगे अंडाशय। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अंडाणु। ठीक है, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई अंडवाहिका, अंडवाहिनी। ठीक है, तीसरा लिखेंगे अंडवाहिका। चौथा लिखेंगे गर्भाशय। पांचवा लिखेंगे मेरे भाई योनि, लिखेंगे योनि, लिखेंगे। ठीक है, ये 5 भाग हो गए। ठीक है, लिखेंगे एक बार, अंडाशय, अंडाणु, अंडवाहिका, ठीक है, गर्भाशय और योनि। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि अंडाशय क्या होगा, तो अंडाशय के बारे में लिखेंगे मेरे भाई, अंडाशय के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अंडाशय के बारे में क्या लिखेंगे कि अंडाशय जो होता है मेरे भाई, ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाशय क्या करता है मेरे भाई? अंडाणुओं का मतलब क्या करता है? निर्माण करता है। ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, इसी में से अंडों का निर्माण होता है। ये सारी चीजें इसी में लिखनी है। ठीक है मेरे भाई, चलो दूसरी बात क्या कि क्या बोलेंगे इसमें, और क्या बोलेंगे, दूसरा क्या काम करती है? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, इनको क्या करती है? ये मतलब निर्माण करती है। ठीक है, और कितने अंडाशय होते हैं? एक मादा में 2 अंडाशय होते हैं। एक मादा में कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय। वो अंडाशय क्या होंगे? उन अंडाशयों में अंडा बनेगा। अंडा बन के वो अंडाणु जो होगा, अंडाणु जो बनेगा मेरे भाई, वो अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ जाएगा? गर्भ में आ जाएगा। जब भी निषेचन की प्रक्रिया होगी, चलो मैं एक बार तुम्हें चित्र भी बता देता हूं, चित्र भी बता देता हूं मेरे भाई। चलो सभी को, चलो मैं चित्र भी यहां पे लगा देता हूं, और किस तरीके से बनाना है वो भी मैं बता देता हूं। सॉरी भाई, दिख रहा है सभी को? चलो दिख रहा है ना मेरे भाई? चलो देखते हैं, देखो मेरे भाई समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कौन कौन से भाग है। अंडाशय है, अंडाणु है। ठीक है, अब अंडाशय देखो यहाँ पे, और क्या है? अंडवाहिका है। ठीक है, जिसको हम अंडवाहिनी भी बोलेंगे। ठीक है, गर्भाशय है, योनि है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेरे भाई आगे।
देखो मेरे भाई यहाँ पे ये इस तरीके से क्या है, अपने पास मादा जनन तंत्र का चित्र है। किसका चित्र है मेरे भाई? मादा जनन तंत्र का चित्र है। एक मिनट, देखो ये क्या है भाई, मानव में मादा जनन तंत्र है। अब देखो हमने क्या क्या चीजों की बात की है, अंडाशय की, तो देखो ध्यान से समझते चलेंगे, मैं समझाता चल रहा हूं, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, ये है तुम्हारा अंडाशय। क्या है मेरे भाई? ये है तुम्हारा अंडाशय। क्या है? अंडाशय। एक अंडाशय ये रहा और एक अंडाशय ये रहा। अच्छा ये अंडाशय क्या काम करते हैं गुरुजी? ये अंडाशय में बनते हैं मेरे भाई अंडाणु। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं मेरे भाई। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं मेरे भाई? अंडाणु बनते हैं। दोनों में बनते हैं क्या गुरुजी? हाँ, दोनों ही अंडाशयों में अंडाणु बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक में बनते हैं, तो दोनों में ही बनते हैं मेरे भाई। नहीं दिख रहा? ये लो, इस तरीके से दिखेगा। अब दिख रहा है इसमें? अब दिख रहा है तुम्हें ये? हाँ, ये कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, तो ये लो, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेंगे? अंडे बनेंगे। क्या बनेंगे? अंडे। ठीक है, तो अंडवाहिनी क्या करेगी? तो अंडवाहिनी के लिए ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो इसे, अब ये जो अंडवाहिनी है इसके दो भाग, मतलब ये क्या करती है, एक तो पहली बात तो लिखेंगे कि जो अंडाशय है मेरे भाई, ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है मेरे भाई? अंडों का संचय करता है, अंडों को इकट्ठा करता है। इसके दो कार्य हैं, एक तो है अंडाणुओं का निर्माण करना, एक तो क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना। दूसरा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना। ठीक है, तो दो काम हो गए इसके, एक तो अंडाणुओं का निर्माण करना, दूसरा क्या है मेरे भाई? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको तो निर्माण करना। ठीक है, तो अंडाशय के बारे में अब लिखेंगे तो अपन क्या क्या लिख लेंगे भाई? अंडाशय क्या है? मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? अंडा मतलब जो अंडाणु होते हैं उनका संचय किया जाता है। अंडाणुओं का निर्माण भी अंडाशय में ही होता है, तथा यह प्रोजेस्टेरोन तथा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उनका भी क्या करता है? ये मतलब उनका निर्माण करता है। ठीक है, देखो अब दूसरा, अब ये अंडाशय बन, अब जो अंडे बन गए, जो अंडाणु बन गए, अब ये अंडाणु होंगे क्या भाई? ये अंडाणु जो होंगे वो गति, मतलब अंडाणु है वो क्या करेंगे? जब भी मतलब शुक्राणु के साथ गति होगी, शुक्राणु के साथ क्या होगी? मतलब जब शुक्राणु गति करके मतलब कहां पे आएंगे मेरे भाई? योनि के द्वारा जब तुम्हारे गर्भाशय में आएंगे, तो ये क्या करेगा मेरे भाई? ये शुक्राणु जो है, देखो ध्यान से समझेंगे, एक चीज यहाँ पे और समझने की चीज है क्या, कि जो निषेचन होता है वो क्रिया कहाँ होती है? तो यहाँ पे गर्भाशय में नहीं करेंगे, गर्भाशय में निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो गुरुजी गर्भाशय में निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो निषेचन की क्रिया होती कहाँ है? तो मेरे भाई निषेचन की जो क्रिया होती है वो तुम्हारे अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। ध्यान से समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। देखो क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था ये तुम्हारे क्या है मेरे भाई? योनि है। क्या है? योनि। ठीक है मेरे भाई, इस योनि में क्या होगा? जो मैंने तुम्हें बताया था शिश्न, शिश्न क्या कर रहा था मेरे भाई? शिश्न मैंने बताया था कि शुक्राणुओं को क्या करता है? मादा जनन अंग तक पहुंचाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से यहां पर क्या होगा? शिश्न होगा। क्या होगा? शिश्न होगा। जब ये शिश्न होगा मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो देखो इस तरीके से शिश्न होगा। ये शिश्न में क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे अपने पास एक नली जा रही थी जिसको हमने क्या बोला था? शुक्रवाहिनी बोला था। तो इसमें से शुक्राणु आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? शुक्राणु। देखो जब मेरे भाई, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो इस योनि के अंदर क्या जाएगा? शिश्न जाएगा। शिश्न क्या था मेरे भाई? नर जनन अंग का, मतलब जो नर जनन तंत्र था उसका एक बेलनाकार भाग था। ठीक है, जब वो इसके अंदर जाएगा मेरे भाई, योनि के अंदर जाएगा, जब सेक्स होगा, तो जब ये जो भाग है, जो तुम्हारा मतलब शिश्न है, ये योनि के अंदर जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई क्या करेगा? यहाँ पे शुक्राणु रिलीज करेगा। क्या करेगा? शुक्राणु रिलीज करेगा। शुक्राणु क्या करेगा? रिलीज करेगा, शुक्राणु छोड़ेगा। तो जब ये शुक्राणु छोड़ेंगे तो ये बहुत सारे शुक्राणु होंगे, इस तरीके से बहुत सारे शुक्राणु होंगे। जिस शुक्राणु की गति तेज होगी, जिस शुक्राणु की क्या होगी? गति तेज होगी, और जो अच्छा शुक्राणु होगा, बेस्ट शुक्राणु होगा, वो ही क्या करेगा? यहाँ पे गति करेगा। ठीक है, जैसे गति करेगा मेरे भाई, यहाँ पे जो शुक्राणु है वो गति करेगा, गति करके यहाँ अंडवाहिनी की तरफ जाएगा।
तो यहां से क्या होगा, एक अंडा रिलीज होगा, क्या होगा, एक अंडा रिलीज होगा। एक अंडा यहां से क्या करेगा, आगे की तरफ गति करेगा और यहां से शुक्राणु गति करेगा। तो ये क्या करेंगे, जो अंडवाहिनी है, ये जो अंडवाहिनी है मेरे भाई, यहां पे क्या करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे। निषेचन की क्रिया करके यहां बन जाएगा युग्मनज। क्या बन जाएगा मेरे भाई, युग्मनज बन जाएगा। जो ये युग्मनज बना है, ये युग्मनज बनने के बाद में क्या होगा, ये युग्मनज बनने के बाद में गर्भाशय में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या करेगा, गर्भाशय में क्या करेगा मेरे भाई, यहां गर्भाशय में जो ये गर्भाशय की दीवारें हैं, जो तुम्हें मैंने बताया था पीरियड्स में, ये क्या होती है, ये टूट टूट कर बाहर आ जाती है। लेकिन जब ये शुक्राणु यहाँ पे आ जाएगा, ये युग्मनज यहाँ पे आ जाएगा। युग्मनज मतलब, युग्मनज का मतलब क्या बोलते हैं, जाइगोट। युग्मनज को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जो अंडाणु और अंडाणु और जो तुम्हारा शुक्राणु है, वो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में युग्मनज बना लेंगे, मतलब जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट बनने के बाद में यह गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय के आने के बाद में इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास होने लग जाएगा। जब भ्रूण का विकास होने लग जाएगा मेरे भाई, तो भ्रूण क्या हो जाएगा मेरे भाई, गर्भाशय में, मतलब गर्भाशय में क्या हो जाएगा, भ्रूण गर्भाशय में क्या हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा, मतलब कि स्थित हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, तो यहाँ ये ग्रीवा है मेरे भाई। ग्रीवा क्या होती है, ग्रीवा क्या होती है, मादा जनन तंत्र का क्या होता है मेरे भाई, अंदर का अंग होता है, अंदर का भाग होता है। ठीक है, एक तो ये योनि होती है, ठीक है, एक तो ये योनि होती है जो कि बाहरी हिस्सा है, ठीक है, और ग्रीवा क्या है मेरे भाई, अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, जब देखो, जब सेक्स किया जाता है तो सेक्स के दौरान क्या होता है, इस ग्रीवा को, मतलब ये ग्रीवा खुल जाती है, ये ग्रीवा क्या हो जाती है, खुल जाती है। ग्रीवा खुलकर और मेरे भाई क्या होता है, जो तुम्हारा शिश्न है, जो तुम्हारा शिश्न है, वो मेरे भाई यहां पर इस तरीके से मतलब प्रवेश कर जाता है। शिश्न क्या करता है, इस तरीके से तुम्हारे क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद में यहाँ शुक्राणु क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। शुक्राणु क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, शुक्राणुओं को छोड़ देता है। जब ये शुक्राणु को छोड़ता है तो ये शुक्राणु गति करते हैं। जो अच्छा शुक्राणु होता है, बेस्ट शुक्राणु होता है, जिसकी गति तेज होती है, जिसमें मतलब बहुत मतलब एनर्जी होती है एक तरीके से, वो ही क्या करता है, देखो सारे शुक्राणु यहाँ आके क्या हो जाते हैं, खत्म हो लेते हैं। लेकिन जो शुक्राणु मतलब पावरफुल होता है, वो ही क्या करता है, यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब का मतलब है मेरे भाई अंडवाहिनी। इसको ये भी याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कई बार अंडवाहिनी न देकर अंडवाहिका दे दे, अंडवाहिका, अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है, ध्यान से समझ लेंगे, अंडवाहिनी में। कितने भी लोगों से पूछना, मैक्सिमम 80% नहीं, मैं 90% की कह सकता हूं कि 90% को ये नहीं पता कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है। उनको ये लगता है कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो गर्भाशय में होती है, लेकिन नहीं। गर्भाशय मतलब जो निषेचन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया है, जो युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो कहां होती है मेरे भाई, वो होती है तुम्हारे अंडवाहिनी में। कहां होती है, अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, तो अंडवाहिनी का पता चल गया, गर्भाशय का पता चल गया कि भाई गर्भाशय क्या हो गए, खाली जगह होती है जिसमें क्या करता है मेरे भाई, जहां पे युग्मनज आकर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण क्या हो जाता है मेरे भाई, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रीवा क्या होता है, ये इसका मतलब क्या बोलेंगे इसमें कि भाई ये जो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र का जो अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी भाग है या अंदरूनी द्वार है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। योनि क्या होता है, मतलब मादा जो जनन तंत्र है उसका बाहरी भाग होता है। अंडाणु, अंडाशय के पता चल गए, अंडवाहिनी का पता चल गया। ठीक है, और योनि मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी। ठीक है मेरे भाई, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर से एक बार समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो आज के लिए तो टाइम हो चुका है। अभी आप पहले इसको एक बार ये चित्र को बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से दो अंडाणु लगाएंगे मेरे भाई। क्या लगाएंगे, दो अंडाणु, इधर भी अंडाणु और एक इधर भी अंडाणु। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाना चाहते तो किस तरीके से बनाएंगे वो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे किस तरीके से बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से तुम्हें ये आकृति बना ली है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये आकृति बना लेनी है। बना लोगे इस तरीके से आकृति। इस तरीके की आकृति के बनाने में इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें दो अंडाशय लगा देने हैं। ठीक है, दो क्या लगा देने हैं, अंडाशय लगा देने हैं इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या करना है, इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब की सहायता से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देना है। पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये दीवार बन जाएगी गर्भाशय की। ठीक है, ये इस तरीके से दीवार बन जाएगी। बनने के बाद में इस तरीके से इधर भी इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने इधर बनाया है। इसके बाद में इस तरीके से करके और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये मान लो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से बनेगी। फैलोपियन ट्यूब बनने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से जाएगी। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, दूसरी भी इसी तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगी, गर्भाशय की सी दीवार बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों जाके मिल जाएंगे जिसको हम ग्रीवा बोलेंगे। इस तरीके से ये योनि वाला भाग हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से चित्र बताओ, अगर तुम सही से बनाओगे सारी चीजें बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे मुझे। मैंने चित्र बनाना बता दिया, किस तरीके से बनाना है, आसान चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहले देखो, सबसे पहले अंडा है तो अंडे में अंडे जहां पे होंगे उसको बोलेंगे अंडाशय, मतलब अंडाणु का निर्माण भी करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण भी करेगा। दूसरा, ये कहां से होकर जाएंगे, तो अंडवाहिनी से, इसको बोलेंगे अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी से कहां जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। इधर ग्रीवा हो जाएगी, इधर योनि हो जाएगी, ये तुम्हारे भाग हो गए। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होगी, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे भाई कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। और तुम्हारे ये प्रश्न रहे, ये तुम्हारे प्रश्न है मेरे भाई, ये तुम्हारे प्रश्न है। आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो पहले पार्ट के ही लिए हैं और ये 2024-25 में आए हुए प्रश्न है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी टाइप के सवाल तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं 24 और 25 में। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसने लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस के निर्माण उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना है तथा इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को भी लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 4 मिनट में करना है, 8 लाइनों का है। ठीक है, कितने लाइनों का, 8 लाइनों का, मतलब 4-5 में तो तुम चित्र बना दोगे, 2-3 में तुम अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख दोगे। ठीक है, क्या होता है जब ये मतलब बताएंगे कि कॉपर सल्फेट और Fe, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu, और यहाँ पे बताएंगे कि इसमें अधिक क्रियाशील कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, जिसके कारण इसने क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बताना है, इस तरीके से इसमें बताना है। 60 से 70 शब्दों में लिखना है, 5 मिनट का समय है, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एक अभिक्रिया 1 नंबर की है। ठीक है, अब चयन को परिभाषित कीजिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बनेगा। इसके लिए तुम्हें रासायनिक समीकरण लिखनी है। रासायनिक समीकरण लिखने के बाद में देखो यहाँ पे शब्द समीकरण दी हुई है, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण लिखनी है और फिर रासायनिक समीकरण को तुम्हें संतुलित करना है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद में कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, या व्यवस्थित कीजिए, तो तुम्हें चित्र भी बनाना है और उसकी अभिक्रिया भी लिखनी है। आयरन की किसके साथ करनी है मेरे भाई, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो देखो आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ यही अभिक्रिया है, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करके यहाँ पे लिख देंगे और इसके अलावा एक चित्र बना देंगे, किसका, जिसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डुबोया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से आज के 3 प्रश्न है। अभी तुमने बताया नहीं कि प्रश्न इसी तरीके से चलने दो या बंद कर दो मेरे भाई, कमेंट नहीं आए तुम्हारे, बताओ क्या करूं, बताओ चालू रहने दूं या, क्योंकि देखो मेरे भाई इसमें काफी टाइम लग जाता है, मुझे 15-20 मिनट लग जाती है इसको लिखने में। तुम्हें पता है मैं आराम से लिखता हूँ, सारी चीजों को ध्यान से समझ, एक एक चीज को, ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये AQ का मतलब है एक्वस, मतलब जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। S का मतलब है सॉलिड, L का मतलब है लिक्विड। ठीक है, L का मतलब क्या है मेरे भाई, लिक्विड है, और G का मतलब क्या है, गैस है। ठीक है, ये इसकी भौतिक अवस्थाओं को बताते हैं जो ब्रैकेट में लगे हुए हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बताएंगे एक बार मेरे भाई ये 3 प्रश्न इसी तरीके से चलते रहे या बंद कर दूं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये फ्लाइंग किस तुम्हारा। ठीक है, चलो।